नमस्कार। ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज इस पॉडकास्ट की नई 6वीं मालिका में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट इंडिया स्टेट स्टोरीज प्रकल्प का एक हिस्सा है जो पिछले 150 वर्षों में भारत के आंतरिक राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं में आए बदलावों का अध्ययन करता है। ये प्रकल्प पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के सहयोग से संचालित किया जाता है। इस नए सीजन में हम भारत के हर एक मौजूदा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बनने का रोचक इतिहास और कथाओं की यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रभावशाली व्यक्तियों और सामाजिक बदलावों का अन्वेषण करेंगे जिन्होंने इस उपमहाद्वीप को आकार दिया है। इस 21वें एपिसोड में आए एक और पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के गठन की कहानी पर नजर डालें। यह एपिसोड इंडिया स्टेट स्टोरीज पर इससे संबंधित लेख से लिया गया है और इसे गूगल नोटबुक LM का उपयोग करके बनाया गया है। इस लेख को पढ़ने के लिए लिंक शो नोट्स में पा सकते हैं। तो चलिए आज नागालैंड की कहानी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अक्सर ये कहानी 1947 के बाद से शुरू होती है, लेकिन असल में इसकी जड़ें, मतलब ये जो एक अलग नागा पहचान की भावना है, ये कहाँ से आई? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि यहीं से पूरी कहानी की नींव पड़ती है। देखिए, अंग्रेज़ों के आने से पहले नागा कोई एक संगठित पहचान नहीं थी। अच्छा। हाँ, ये कई अलग अलग जनजातियां थीं जिनकी अपनी भाषाएं, अपनी परंपराएं, अपने गांव थे। अंग्रेज़ों ने जब इन पहाड़ी इलाकों पर प्रशासन करना शुरू किया तो उन्होंने इन सभी समूहों को एक नागा श्रेणी में डाल दिया। तो एक तरह से ये पहचान अंग्रेजों के दौर में बनी। हाँ, कह सकते हैं कि एक सामूहिक पहचान की भावना वहीं से पनपनी शुरू हुई और इसी भावना को राजनीतिक आवाज मिली 1929 में, जब नागा क्लब ने साइमन कमीशन को एक मेमोरेंडम दिया। हाँ, ये साइमन कमीशन वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प है। उस दौर में जहां ज्यादातर समूह भारत के लिए ज्यादा अधिकार या आजादी की बात कर रहे थे, नागा क्लब की मांग तो बिल्कुल ही अलग थी। बिल्कुल अलग। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब अंग्रेज भारत छोड़ें तो नागाओं को उनके पुराने हाल पर छोड़ दिया जाए। उनकी दलील थी कि उनकी संस्कृति, उनके सामाजिक नियम, उनका रहन सहन वो बाकी हिंदुस्तान से इतना अलग है कि उन्हें भारतीय संवैधानिक ढांचे में शामिल करना ठीक नहीं होगा। मतलब ये सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं थी, ये अपनी पहचान को बचाने की एक तरह की पुकार थी। सही कहा। वो कह रहे थे कि हमें अपनी नियति खुद तय करने का हक होना चाहिए। और यही नागा क्लब आगे चल के नागा नेशनल काउंसिल यानी NNC बना। लेकिन जहां तक मुझे पता है, NNC की शुरुआती मांग पूरी आजादी की नहीं थी। आप सही कह रहे हैं। 1940s के दशक के मध्य में जब इम्ती अलीबाबा जैसे नेताओं के नेतृत्व में NNC बना तो उनकी मांग असम के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र की थी, यानी ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस नहीं। हाँ, वो एक ऐसा सिस्टम चाहते थे जहां नागा लोगों को अपने मामलों में ज्यादा अधिकार मिले, लेकिन वो भारत का हिस्सा बने रहें। ये एक तरह का मध्य मार्ग था। तो फिर कहानी में वो बड़ा मोड़ कैसे आया? स्वायत्तता की बात करते करते NNC पूरी तरह से स्वतंत्रता की मांग पर कैसे पहुंच गया? वो मोड़ आया एक बहुत ही करिश्माई और ताकतवर नेता के आने से, अंगामी ज़ापू फिजो। फिजो जी, फिजो का मानना था कि स्वायत्तता काफी नहीं है। उनके नेतृत्व में NNC का लक्ष्य पूरी तरह बदल गया। अब मांग एक संप्रभु स्वतंत्र नागा राष्ट्र की थी। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। और इसी जोर आजमाइश का नतीजा था वो 1951 का जनमत संग्रह, है ना? हाँ, और ये एक बहुत रणनीतिक कदम था। फिजो के नेतृत्व में NNC ने एक जनमत संग्रह करवाया ताकि वो दुनिया और भारत सरकार को दिखा सकें कि उनकी मांग को जनता का समर्थन हासिल है। और इसके नतीजे तो काफी चौंकाने वाले थे। बहुत। रिपोर्टों के मुताबिक 99% से ज्यादा लोगों ने भारत से आजादी के पक्ष में वोट दिया। हालांकि भारत सरकार ने इसे कभी मान्यता नहीं दी, लेकिन NNC के लिए ये एक बहुत बड़ा नैतिक और राजनीतिक हथियार बन गया। तो एक तरफ NNC और फिजो थे जो पूरी स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, और दूसरी तरफ भारत की नई नई आजाद सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नेहरू। उनका इस पर क्या रुख था? दोनों पक्षों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क था। नेहरू ने तो अगस्त 1946 में ही, मतलब आजादी से पहले ही कह दिया था कि एक छोटा जमीनी तौर पर घिरा हुआ स्वतंत्र नागा राज्य व्यवहारिक नहीं है। अच्छा। भारत सरकार का मानना था कि सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए नागा इलाकों का भारत के साथ रहना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह बिल्कुल स्पष्ट थे और यहीं से टकराव की जमीन तैयार हो रही थी। इस टकराव के बीच क्या कभी बातचीत से
कोई समझौता करके बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हुई? कोशिशें तो हुई। जून 1947 में आज़ादी से ठीक पहले असम के गवर्नर सर अकबर हैदरी और एनएनसी के नेताओं के बीच एक समझौता हुआ जिसे हैदरी समझौता कहते हैं। हैदरी समझौता, हाँ। ये एक बहुत अहम कोशिश थी। इसमें नागाओं को उनके पारंपरिक कानूनों, जमीन और प्रशासन में काफी हद तक स्वायत्ता देने की बात कही गई थी। तो फिर ये समझौता लागू क्यों नहीं हुआ? अगर दोनों पक्ष मान गए थे तो दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत आई समझौते की व्याख्या में, खासकर उसके 9वें क्लॉज में। 9वां क्लॉज? हाँ, एनएनसी का मानना था कि इस क्लॉज के तहत उन्हें 10 साल बाद भारत से अलग होने का अधिकार मिलता है, जबकि भारत सरकार का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ 10 साल बाद समझौते की समीक्षा करने का प्रावधान है। तो मतलब भरोसे की कमी ने इस समझौते को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया? बिल्कुल, दोनों पक्षों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। तो जब हैदरी समझौता नाकाम हो गया तब सरकार की तरफ से अगला कदम क्या था? सरकार ने बोर्दोलोई समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में 6ठी अनुसूची पेश की। 6ठी अनुसूची, जो पूर्वोत्तर के आदिवासी इलाकों के लिए? जी, ये असल में आदिवासी इलाकों को अपने मामलों जैसे जमीन, जंगल और स्थानीय न्याय व्यवस्था में काफी हद तक स्वशासन का अधिकार देती है। सरकार को लगा कि शायद ये नागाओं की स्वायत्ता की मांग को पूरा कर देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे स्रोतों के मुताबिक 6ठी अनुसूची को नागालैंड में कभी औपचारिक रूप से लागू ही नहीं किया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि एनएनसी और फिजो के लिए ये बहुत कम था। वो इसे अपनी स्वतंत्रता की मांग से भटकाने की एक कोशिश के तौर पर देख रहे थे। अच्छा। जब आप पूरी आज़ादी मांग रहे हो तो जिला स्तर के स्वायत्ता आपको मंजूर नहीं होगी। नतीजा ये हुआ कि इस संवैधानिक रास्ते को भी नागा नेताओं ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। इसके बाद जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना, उसने भी अलग नागालैंड की मांग को ठुकरा दिया। तो एक एक कर बातचीत और संवैधानिक समाधान के सारे दरवाजे बंद होते जा रहे थे। हाँ, बिल्कुल। और जब बातचीत के रास्ते बंद हो जाते हैं तो अक्सर हिंसा का रास्ता खुल जाता है। क्या यहाँ भी यही हुआ? दुर्भाग्य से हाँ। 1950 के दशक के मध्य तक नागा हिल्स में विद्रोह पूरी तरह से भड़क चुका था। एनएनसी ने अपनी एक भूमिगत सरकार और सेना तक बना ली थी। और सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? जवाब में भारत सरकार ने स्थिति को काबू में करने के लिए सेना भेजी और 1958 में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी AFSPA लागू कर दिया। AFSPA? जी, इसके बाद वहां संघर्ष का एक लंबा और हिंसक दौर शुरू हो गया। इस हिंसा और सरकारी दबाव के बीच क्या नागा समाज के अंदर से ही कोई और आवाज उठ रही थी? मतलब क्या कोई ऐसा गुट था जो इस खून खराबे से थककर कोई मध्य मार्ग खोजने की कोशिश कर रहा था? बिल्कुल। हिंसा के उस दौर में नागा समाज के अंदर ही एक नरम दल भी उभर रहा था। ये वो लोग थे जो मानते थे कि हिंसा से कोई समाधान नहीं निकलेगा और भारत सरकार से बातचीत करनी होगी। और इन्होंने क्या किया? इन्हीं लोगों ने मिलकर 1957 में पहली नागा पीपल्स कन्वेंशन यानी NPC का आयोजन किया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि इसने विद्रोहियों से अलग एक राजनीतिक आवाज को मंच दिया। तो इस कन्वेंशन से क्या हासिल हुआ? क्या सरकार ने इनकी बात सुनी? हाँ, सरकार ने इनकी बात सुनी। इसी कन्वेंशन की बातचीत का नतीजा था कि नागा हिल्स और त्विसांग क्षेत्र को मिलाकर असम से अलग एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई गई। अच्छा, तो ये एक अलग राज्य की तरफ पहला कदम था। हाँ, इसे सीधे केंद्र सरकार के अधीन रखा गया और ये एक अलग राज्य की मांग की दिशा में पहला बड़ा और ठोस कदम था। तो यही वो प्रक्रिया थी जिसने आखिरकार 1963 में नागालैंड को भारत के 16वें राज्य का दर्जा दिलाया। जी हाँ, एनएनसी के साथ कई दौर की बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नेहरू एक अलग राज्य बनाने के लिए राजी हो गए और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड एक पूर्ण राज्य बन गया। लेकिन ये कहानी का अंत तो नहीं था? बिल्कुल नहीं, ये बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। राज्य बन जाने के बाद भी एनएनसी ने हथियार नहीं डाले। शांति स्थापित करने की कोशिशें चलती रहीं, जिसमें 1975 का शिलांग समझौता भी शामिल है। ये शिलांग समझौता तो काफी विवादास्पद रहा, है ना? बहुत ज्यादा। इस समझौते के तहत एनएससी के एक धड़े ने भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया और हथियार डालने पर सहमति जताई, लेकिन फिजो और कई कट्टर नेताओं ने इसे समर्पण कहकर खारिज कर दिया। और इसी के बाद NSCN बना। सही पकड़ा। इसी समझौते से असहमति के चलते 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी NSCN का गठन हुआ। ये NNC से भी ज्यादा कट्टर संगठन था।
जो बाद में NSCN-IM और NSCN-K जैसे गुटों में बट गया। तो राज्य बनने के बाद भी शांति की तलाश दशकों तक जारी रही। तो ये तो हुई राज्य बनने की कहानी, लेकिन राज्य के अंदर की लकीरों का क्या? 1963 में जब नागालैंड बना तो उसका नक्शा आज जैसा तो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं। शुरुआत में नागालैंड में सिर्फ 3 जिले थे, कोहिमा, मोकोकचुंग और त्वेनसांग। ये बहुत बड़े बड़े प्रशासनिक क्षेत्र थे। तो फिर सिर्फ 3 जिलों से आज 17 जिलों तक का सफर तय करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सिर्फ आबादी बढ़ने और प्रशासनिक सुविधा का मामला था, या इसके पीछे कोई और गहरी वजह भी है? वजहें दोनों हैं, लेकिन सामाजिक और जातीय पहलू ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि नागालैंड का भूगोल बहुत चुनौतीपूर्ण है। ऊबड़-खाबड़ पहाड़, घने जंगल। हाँ, प्रशासन चलाना आसान नहीं होगा। बिल्कुल। एक जिला मुख्यालय से दूर दराज के गांवों तक पहुंचना और वहां विकास पहुंचाना बहुत मुश्किल था। इसलिए छोटे जिले बनाने की मांग उठी ताकि प्रशासन लोगों के करीब पहुंच सके। और जातीय पहलू? वो सबसे अहम है। जैसा हमने शुरू में बात की थी, नागा कोई एक अकेली जनजाति नहीं है। इसके अंदर कई अलग अलग जनजातियां हैं, जिनकी अपनी अलग भाषा, संस्कृति और पहचान है। सही। तो हर जनजाति की आकांक्षा होती है कि उनका अपना एक प्रशासनिक क्षेत्र हो, जहां उनकी पहचान को मान्यता मिले और राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। नए जिले बनाना इस जातीय आकांक्षा को सम्मान देने का एक तरीका भी रहा है। इस विकास को अगर हम टाइमलाइन पर देखें तो ये काफी दिलचस्प लगता है। 1973 में 2 नए जिले बने, जुन्नेबोटो और फेक। फिर 1976 में मौन। हाँ, ये शुरुआती विस्तार था, लेकिन एक बड़ा बदलाव आया 1997 में, जब कोहिमा से दीमापुर को अलग करके एक नया जिला बनाया गया। ये सिर्फ प्रशासनिक बंटवारा नहीं था। दीमापुर का क्या महत्व है? दीमापुर नागालैंड का इकलौता मैदानी इलाका है, राज्य का सबसे बड़ा व्यवसायिक केंद्र है और यहाँ रेल और हवाई अड्डा भी है। इसे अलग जिला बनाना राज्य की बढ़ती आर्थिक जरूरतों को दर्शाता है। और ये सिलसिला तो 21वीं सदी में भी तेजी से जारी रहा। बिल्कुल। 2004 में 3 और जिले बने, त्वेनसांग से लोंगलेंग और किफिरे, और कोहिमा से पेरिन। और फिर हाल ही में 2021 में कई नए जिले बने और अक्टूबर 2024 में फेक जिले से मेलूरी जिले का गठन हुआ। तो 3 जिलों से शुरू हुआ ये सफर आज 17 जिलों तक पहुंच गया है। हाँ, और ये एक तरह से राज्य के अंदर हो रहे सामाजिक और राजनीतिक विकास का जीता जागता नक्शा है। तो ये थी नागालैंड के बनने की कहानी। एक अनूठी पहचान को बनाए रखने की जिद से शुरू हुआ एक आंदोलन, जो पहले देश से अलग होने की मांग तक गया, फिर दशकों के संघर्ष और बातचीत के बाद भारत के एक राज्य के दर्जे पर पहुंचा, और आज भी अपने भीतर नई प्रशासनिक और जातीय पहचानों को जगह देने के लिए लगातार विकसित हो रहा है। ये पूरी यात्रा एक बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प सवाल हमारे सामने रखती है। नागालैंड में नए जिलों का निर्माण, जहां एक तरफ बेहतर प्रशासन को लोगों के दरवाजे तक ले जाता है और अलग अलग जनजातियों की पहचान को मान्यता देता है, वहीं दूसरी तरफ क्या इससे वो एक अखिल नागा या पैन नागा पहचान जिसने इस पूरे आंदोलन को जन्म दिया था, कहीं छोटे छोटे टुकड़ों में बट तो नहीं रही? मतलब विकास की प्रशासनिक जरूरतें और एकीकृत नागा पहचान के बीच संतुलन बनाना। जी, भविष्य में इसी संतुलन को साधना ही नागालैंड के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा अवसर होगा।